आइसोटॉप और आइसोबार के बाद हम लोग देख रहे हैं आइसोटोन्स, जिसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, जिसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसमें सबसे पहले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक मास और साथ में किसका न्यूट्रॉन का संख्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम किससे याद करते थे, ए माइनस पी से। फार्मूला हमारा कहाँ से आया था, ये फार्मूला हमारा आया था ए बराबर पी प्लस एन से, तो हमने एन यहीं से निकाल दिया था, ए माइनस पी, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, उस आधार पे हम ये चीज़ निकाल रहे हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है फास्फोरस और सल्फर। इसमें हम प्रोटॉन देखते हैं, जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक वही प्रोटॉन रहेगा, सल्फर के लिए 16, इलेक्ट्रॉन भी सेम, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास देखें तो इसका होता है 31, इसका होता है 32। अब देखो ए माइनस पी, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 16, इसका भी कितना आएगा 16। देखिए न्यूट्रॉन सेम हो गए, इसलिए ये दोनों क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है, जिसको आइसोटोन्स बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम का, ये 20 आएगा, इसका कितना आएगा 12। प्रोटॉन का संख्या सेम, इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि ये उदासीन एटम है, न्यूट्रल एटम है। उसी प्रकार इसका एटॉमिक मास देखो तो ये 40 और ये कितना होगा 24। अब देखिए इसमें ए माइनस पी, इस 40 में 20 घटाऊंगा तो कितना आएगा 20, इस 24 में 12 घटाऊंगा तो कितना आएगा 20। तो देखिए ये एक समान आ गया, इन दोनों में भी एक समान आ गया। तो इनमें 16 इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, मतलब 16 प्रोटॉन पाए जाते थे। प्रोटॉन की संख्या समान है, बाकी चीज़ें क्या है, मास इनके अलग हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसा फ्रेम करना है बनाने के लिए, कि पहचानने के लिए कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है, सम स्थानिक है, सम भारिक है, उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे हम लोग, वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, अर्थात इक्वल हो, सेम हो, संख्या समान हो, उसको क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है सम इलेक्ट्रॉनिक, नाम से पता चल रहा होगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एग्जांपल दिया हूँ 2, लास्ट में होमवर्क भी दूंगा, उसको आप ये सब समझने के बाद उसको कर पाएंगे आसानी से। सोडियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, BF3SO2, आपको पहचानना कैसे है, सम इलेक्ट्रॉनिक। अंग्रेजी में भी आप याद रखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हम वही खंड ले लेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन की संख्या, जिसको हम ए माइनस पी से कैलकुलेट करते थे। प्रोटॉन का संख्या सबसे पहले देखिए, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, और परमाणु भार कितना होता है 23। एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, और परमाणु भार कितना होता है 27। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, और परमाणु भार कितना होता है 18। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार अर्थात एटॉमिक मास होता है 16। अब इस तरीके से हमको ये याद होना चाहिए कि किसके कितने पर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होते हैं। छोटे छोटे तत्व दिए जा रहेंगे, बड़े तत्व दिए रहेंगे तो ये मान लिखे रहेंगे स्पष्ट, वो याद नहीं करने पड़ेंगे आपको। अब देखिए इसके जो हमको याद था उसके आधार पे, सोडियम है तो उसके लिए प्रोटॉन 11, एल्युमिनियम है उसके लिए प्रोटॉन कितना आएगा 13, फ्लोरीन है उसके लिए 9 आएगा, ऑक्सीजन के लिए 8 आएगा। अब इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ, समझते जाएंगे। देखिए इसमें एक बार प्लस का निशान है, तो जितने प्रोटॉन है उसमें एक में घटाऊंगा, इसलिए क्या हो जाएगा 10। इसमें +3 लिखा है, तो जितने प्रोटॉन है उसमें मैं 3 घटाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। इसमें एक माइनस है, तो माइनस में क्या होता है जुड़ जाता है, तो 9 है, तो इसको मैं क्या करूँगा 10, और इसमें 2 माइनस लिखा है, मतलब जितने प्रोटॉन है उसमें मैं 2 को जोड़ूंगा। कुल मिला के हमको जो क्रमांक रहता है उसमें वास्तव में जोड़ना होता है। 2 माइनस का अर्थ है 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, अब जितने प्रोटॉन थे उतने ही इसमें क्या रहे होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अब चूंकि इस पर ये चार्ज आ गया तो क्या हुआ, चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, माइनस चार्ज के कारण, ऋण आवेश के कारण, धन आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, घट गई। मतलब जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं न्यूट्रल केस में, उदासीन केस में। लेकिन धन रहता है तो घट जाता है, और ऋण का निशान रहता है तो बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए 8 के बाद 2 माइनस है तो कितना हो जाएगा 10। मास यदि निकालें तो सीधा देख के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका 23, इसका 27, इसका 18, इसका 16। हमको यहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम ये चीज़ भी निकाल सकते हैं ए माइनस पी करके, इसको इसमें घटा देंगे तो हमको इस चीज़ का ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए सभी में इलेक्ट्रॉन समान है, इसलिए ये सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपको पहचानने के लिए मिल सकता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक एक तो परिभाषा के रूप में आता है, दूसरा उदाहरण दे देगा और सम इलेक्ट्रॉनिक खोजिए, अर्थात आइसो इलेक्ट्रॉनिक खोजिए, ऐसा करके। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें,
नेक्स्ट है BF3 और SO2। इस टाइप के भी कंपाउंड मिलेंगे आपको ऐसे सिंगल सिंगल के अलावा ऐसे अणु के फॉर्म में भी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सेम निकालेंगे, प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन का संख्या। चूँकि हम सम इलेक्ट्रॉनिक निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से हमारा काम चल जाएगा, और बढ़ाना चाहें तो पूरे टेबल बढ़ा सकते हैं हम। देखिए प्रोटॉन का संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। बोरान का परमाणु क्रमांक, यहाँ बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, ये होता है 11। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9, और ये होता है 18। अब देखिए हमको प्रोटॉन गिनना है तो सिर्फ इसके जो क्रमांक है उनको जोड़ना है। 9 और 5 कितने होते हैं, ये होते हैं टोटल 14। ये 14 किसमें, BF3 में। और उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सल्फर की बात आती है। सल्फर कितना होता है, सल्फर का होता है 16, और इसका थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें सबसे पहले हम प्रोटॉन निकालेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से काम चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हमको देखना है, हम पढ़ रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, इस कारण। देखिए बोरान परमाणु क्रमांक 5 होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। अब देखिए यहाँ पे कितना फ्लोरीन है, 3 है, तो क्या करूँगा मैं, 9 × 3, तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन 27 आ जाएगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार बोरान 1 है तो 27 और 5 को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इस तरीके से इसमें BF3 में टोटल प्रोटॉन कितने होंगे, 32, और टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 32। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप निकालना सीख गए होंगे। कहने का अर्थ है कि हमको ये क्रमांक पता होना चाहिए, तो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या काउंट कर सकते हैं। देखिए ये 9, लेकिन एक फ्लोरीन के लिए 9 था और यहाँ 3 है, तो 9 थी, 27 कर दिया मैं, और बोरान 1 ही था इसलिए 27 में 5 को जोड़ दिया तो 32 आ गया। उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर कितना होता है, सल्फर का होता है 16, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो देखिए 2 ऑक्सीजन है तो 8 दूनी 16 होगा, प्लस 1 सल्फर है तो कितना हो जाएगा, ये भी टोटल हो जाएगा 32। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सल्फर का ये 16 हो गया, ऑक्सीजन का कितना 8 हो गया। मतलब इसको ये रफ है, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और इसके आधार पे हमने क्या किया, 2 ऑक्सीजन था तो 8 दूनी 16 कर दिया, और 1 सल्फर था तो 16 को 16 में जोड़ दिया तो 32। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो ये दोनों इसी कारण सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स हम लोग उनको कहते हैं जिनमें परमाणुओं की संख्या समान रहती है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी समान रहते हैं। कहने का अर्थ है, देखिए इसमें 2 परमाणु, इसमें भी 2 परमाणु। अब इलेक्ट्रॉन इसमें हम यदि काउंट करें, प्रोटॉन भी काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8, और 8 और 6 कितना होता है 14। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। उसी प्रकार नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, चूँकि 2 नाइट्रोजन है जोड़ दूंगा मैं, 7 दूनी 14। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा 28। तो इस तरीके से ये आएगा 28, और इतना ही इसमें क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन। नहीं इसमें क्या, इतना ही इसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन। अब आइसोस्टर्स मतलब होता है जिनके वे मतलब हम बोल सकते हैं वे अणु जिनमें परमाणु की संख्या समान, परमाणु की संख्या समान अर्थात सेम हो, इक्वल नंबर एटम का, और क्या हो, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान अर्थात इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं, आइसोस्टर्स। अंग्रेजी हिंदी दोनों में यही बोलते हैं हम लोग। तो ये देखिए 1 और 2, 1 और 2, 2 एटम 2 एटम, यहाँ भी 2 एटम 2 एटम, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनमें समान है, दोनों में, इनमें भी समान है।
मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अणु इसलिए लिखा क्योंकि ये एटम वाले सिर्फ अकेले एटम में होगा नहीं, ये मालिक्यूल में ही होगा। इस कारण क्योंकि मालिक्यूल मिलाकर ही क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। अणु मिलकर ही परमाणु मिलकर ही अणु बनाते हैं, मतलब एटम मिलकर मालिक्यूल बनाते हैं। तो ये मालिक्यूल में ही पॉसिबल होगा ऐसा स्थिति, एटम में नहीं हो पाएगा। ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको जैसे जैसे मैं पॉइंट बताया था, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, जिसको आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसोस्टर्स, इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते थे, इसको आइसोटोन्स बोलते थे, इसको आइसोबार्स, इसको आइसोटॉप्स और ये आइसोस्टर्स। मतलब इनको छांटना है आपको। जैसे मैं टेबल बनाता था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और ये एटॉमिक मास, इसके आधार पे इनके गुण, जैसे जिस तरीके से मैं आपको बताया था कि इसमें एटम नंबर सेम रहेंगे, इसमें एटॉमिक मास सेम रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहेगी, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगी। आइसोस्टर्स में क्या है, एटम एक समान रहेंगे और इलेक्ट्रॉन भी एक समान रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं। एटम मतलब 1 2 1 2, जो इसके साथ जोड़े में आएगा उनमें एटम समान रहेंगे और इनके जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो समान रहेंगे। ये क्लियर कर देता हूँ। दूसरा आपका होमवर्क है, समस्थानिक और समभारिक को बताइए। अब ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखिए 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन, 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन, 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन। समस्थानिक में हम क्या करते थे, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते थे। अब एटॉमिक नंबर सेम मतलब हमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या को ध्यान देना पड़ेगा कुल मिला के, तभी पता चलेगा ना हमको एटॉमिक नंबर। तो इनमें आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा समस्थानिक कौन कौन से हैं, मतलब जिनमें प्रोटॉन की संख्या एक प्रकार से समान रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगी। अब प्रोटॉन की संख्या समान रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान रहेंगे। यहाँ पे 2 ही वैल्यू दिए गए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के दिए नहीं गए हैं। उसी प्रकार समभारिक किसको बोलते थे, जिनके एटॉमिक मास अर्थात द्रव्यमान समान होते हैं, उनको क्या बोलते थे हम लोग, समभारिक बोलते थे। तो जिनके एटॉमिक मास समान रहेंगे, इक्वल रहेंगे, उनको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे समभारिक। मतलब चारों में बताना है कौन सा समस्थानिक है कौन सा समभारिक है, मतलब इनको अलग अलग करके लिखना है, समभारिक समस्थानिक ऐसा करके। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन की संख्या 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और उसी प्रकार ये अब इनको हल कैसे करेंगे वो बताता हूँ। समस्थानिक समभारिक वाला, समस्थानिक किसको बोलते थे, जिनमें एटॉमिक नंबर सेम अर्थात परमाणु क्रमांक समान, और परमाणु क्रमांक समान अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान, और प्रोटॉन की संख्या समान मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती थी, समान होती थी। ये न्यूट्रल केस में होता था, उदासीन अवस्था में। अब यहाँ पे हमको सिर्फ 2 आंकड़े दिए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों में। तो उन्हीं दोनों क्या आंकड़ों के आधार पर क्या करना है, कौन कौन मतलब कौन समस्थानिक के उदाहरण है और कौन समभारिक को बता रहे हैं वो बताना है। देखिए इसमें 8 प्रोटॉन, यहाँ भी 8 प्रोटॉन, इसलिए ए और बी क्या होंगे, समस्थानिक हो जाएंगे। उसी प्रकार सी और डी को आपको खोजना है। समभारिक में आपको क्या करना है, इनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना रहता है। एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान हम कैसे कैलकुलेट करते थे, ए बराबर पी प्लस एन, और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते थे, ए माइनस पी। तो हमको ये चीज़ कैलकुलेट करना है और इसके लिए मान दिया हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप इनको जोड़ के देखेंगे, ये मैं आपको क्लू दे दिया हूँ, आप बताएंगे कि समभारिक या और समस्थानिक कौन कौन सा है। इसको एक चीज़ तो ऐसे उत्तर में बता दिया, ए और बी क्या है, समस्थानिक है, ठीक है। तो अब सी और डी क्या है, ये समभारिक है या समस्थानिक है, उसको आपको क्लियर करना है। समभारिक मतलब आइसोबार और समस्थानिक मतलब होता है आइसोटॉप्स। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो चीज़ें हमने पढ़ी उसको आपने अच्छा से समझ लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो बोर का मॉडल होता है उसका बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले थॉमसन का मॉडल पढ़ा था और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। तो बोर के मॉडल को पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।